तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन, जिसमें से हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री फाइनल कर दिया और बायोलॉजी का क्वेश्चन देखिएगा। तो कल हम लोगों ने 24 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा बायोलॉजी का। बीपीएससी का पीवाई की क्वेश्चन है, हमारे जो टीआरई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टीआरई 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी पीवाई की क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा। शरीर में लौह की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, मतलब शरीर की में जब लौह की कमी हो जाती है या आयरन की, तो उससे कौन सी बीमारी होती है हम लोग को? तो रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया रोग होता है हम लोग को। जब हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं। और ये किसकी कमी से मतलब ये पूरा होता है, मतलब किसी कमी से? तो पालक खाने से ये सब मतलब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा सही रहती है। देखिएगा हमारे शरीर में लोहे की कमी, रक्त अल्पता, एनीमिया हो जाता है। लोहा रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। शरीर में लोहा युक्त भोजन न करने से शरीर में लोहे की कमी हो जाती है। सबसे ज़्यादा पालक में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हमारे मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ऊपर की तापमान की स्थिति को ज्वार या बुखार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है? तो तीसरी आँख पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मानव के मस्तिष्क में स्थित छोटी ग्रंथि जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, उसको मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है। यह कौन सी ग्रंथि है? तो ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल ग्लैंड किस प्रकार की ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क के निकट एपिथैलेमस में स्थित होती है। और इसका एक अन्य नाम क्या है? तो कुनेरियम है और एपीफाइसिस भी है। ये कौन सा हार्मोन स्राव करती है? तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, जो शरीर की जैविक घड़ी विनिमय में मुख्य भूमिका निभाता है। और यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जाते हैं, तो जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्टिलेज। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उपास्थि जिसको कहते हैं कार्टिलेज को, एक प्रकार की संयोजी ऊतक होता है। तो कौन सा ऊतक होता है कार्टिलेज? तो संयोजी ऊतक होता है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। तो उपास्थि कैसे बना होता है, मतलब किसे किसे मिलकर? तो प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बना होता है। यह इसका क्या काम होता है? तो यह अस्थि मतलब हमारी जो हड्डी की जोड़ों के बीच की चिकनाई का काम करती है, यानी कि उसके बीच में एक प्रकार की चिकनाई होती है, जिससे हमारी हड्डी मोड़ने पर टूटती नहीं है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है और उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो कौन एक साथ रहते हैं? तो कॉक और शैवाल एक साथ रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉक और शैवाल दोनों एक दूसरे के सहजीवी हैं लाइकेन का। तो लाइकेन किससे मिलकर बनता है? तो कॉक और शैवाल से। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर यानी कि शैवाल और कॉक एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कॉक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कॉक शैवाल को आश्रय यानी कि रहने के लिए घर देता है। कॉक शैवाल को रहने के लिए घर देता है और जल और खनिज प्रदान करता है। बदले में शैवाल कॉक को क्या देता है? तो वो कॉक को भोजन देता है, यानी कि कवक शैवाल को आश्रय, घर और जल खनिज देता है और उसके बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तैयार होता है। जीव विज्ञान में यदि कोई जो दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। तो लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूले से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है, तो अधस्तर के साथ एक कोड पर बैठती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूले से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अधस्तर के साथ एक कोड पर बैठती है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मच्छरों को 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनको 3 प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। देखिएगा, मच्छर को 3 प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। लगभग
3500 से अधिक प्रजातियाँ इनकी पाई जाती है। क्यूलेस, एनाफ्लीज और एंडीज, 3 प्रजाति कौन कौन से है? तो क्यूलेस है पहला, और दूसरा एनाफ्लीज है, तीसरा एंडीज है। प्रत्येक जीनस एक विशिष्ट परजीवी के मध्यवर्ती मेजबान के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इसमें भोजन श्रृंखला, आकार, आवास आदि को लेकर पर्याप्त अंतर होता है। देखिएगा क्यूलेस और मादा एनाफ्लीज में, क्यूलेस और एनाफ्लीज में क्या अंतर है? तो क्यूलेस एक अंडे की, मतलब इसका अंडा किस पर देता है? तो पानी की सतह पर गुच्छों के रूप में होता है। और जो एनाफ्लीज होता है उसका अंडा किस तरह होता है? तो पानी की सतह पर गुच्छों में अलग अलग पैदा होते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं। ये क्यूलेस का गुच्छों के रूप में एक पास रहते हैं। ये क्षैतिज पैटर्न में अंडे देते हैं। दूसरा इसका देखिएगा, दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें? तो इनका लार्वा नीचे से पोषक होता है और इनका लार्वा ऊपर से पोषक होता है। तो देखिएगा क्यूलेस का लार्वा कहाँ होता है? तो नीचे से इसको मतलब पोषण मिलता है, और जो ये लार्वा होता है एनाफ्लीज का, उसका ऊपर से पोषक मिलता है। इसके देखिएगा क्यूलेस के पंख क्या होते हैं? तो क्यूलेस के पंख पारदर्शी होते हैं और एनाफ्लीज का पंख धब्बेदार होते हैं। और क्यूलेस दूर तक उड़ने में सक्षम होते हैं और एनाफ्लीज लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकते। और हम लोग को मच्छर जो कौन काटते हैं? तो एनाफ्लीज ही काटते हैं। इनका शरीर अधस्तर के समानांतर रहता है, यानी कि जो हमारा पैर रहता है इससे घुटनों से ऊपर ये मच्छर जो एनाफ्लीज है वो नहीं जा सकते। इसलिए इनको लिखा है लंबी दूरी तक। तो मच्छर जो ये एनाफ्लीज मच्छर हम लोग को काटते हैं। इनका शरीर अधस्तर के समानांतर रहता है क्यूलेस का, और एनाफ्लीज का अधस्तर के एक कोण पर टिका रहता है। ये टीआरई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एनाफ्लीज का शरीर किस पे टिका रहता है? तो ये इनका शरीर अधस्तर से एक कोण पर टिका रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विशेषता किस प्रकार का है? मतलब कौन सी कोशिका हमारी प्रतिरक्षक क्षमता बढ़ाती है? तो लिम्फोसाइट बढ़ाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनती है और यह रक्त और लसिका ऊतक में पाई जाती है। 2 प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक लिम्फोसाइट बी, दूसरा लिम्फोसाइट टी। तो लिम्फोसाइट बी का क्या कार्य होता है? तो यह एंटीबॉडी बनाते हैं। लिम्फोसाइट बी क्या बनाते हैं? तो एंटीबॉडी बनाते हैं। और लिम्फोसाइट टी ट्यूमर कोशिकाओं को मारने में मदद करती है। तो लिम्फोसाइट एक प्रकार की कौन सी कोशिका है? तो WBC है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका है, जो हमारी प्रतिरक्षक तंत्र को मजबूत बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि आपको कौन सा गलत कथन को चुनना है मांसपेशियों के बारे में जो कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है, मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मांसपेशियाँ सिर्फ हड्डी को ही धक्का नहीं देती हैं, यह मांसपेशियों को जोड़े रखने का काम करती हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। तो ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी भी। इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि यही गलत है। मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का ही नहीं देती, ये मांसपेशियों को जोड़े रखने में काम करती है, सख्त बनाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मांसपेशियाँ एक व्यक्ति को चलने, बोलने, खाने आदि काम करने में सहायक होती है। ये दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन को नियंत्रित करती हैं। तापमान विनिमय और दृष्टि सहित कोई भी अन्य पेशी प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियाँ जोड़ी में कार्य करती हैं और सिकुड़ने पर ये कैसी हो जाती हैं? तो छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। तो यह रक्त कणिका कौन सी है? तो यह रक्त कणिका WBC है, श्वेत रक्त कणिका। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका। देखिएगा इस एक्सप्लेनेशन, ल्यूकेमिया रक्त संबंधी कैंसरों का एक समूह है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। तो ल्यूकेमिया का उत्पन्न होता है तो अस्थि मज्जा में, और इसमें जो रक्त होता है यानी ब्लड हमारे, तो श्वेत रक्त कणिका WBC की संख्या में असामान्य रूप से बढ़ जाती है, इसलिए इसे रक्त कैंसर कहते हैं। WBC हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो कि संक्रमणों से शरीर की रक्षा करती है। ल्यूकेमिया बनने वाली असामान्य रक्त कणिकाएं पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं, वे सामान्य रक्त कणिकाओं का स्थान लेकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ऑप्शन दिया है ए बाल, ऑप्शन बी दिया है नाक, ऑप्शन सी है फेफड़ा, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो मानव के शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो नाक में पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है, वृक्क है, कान है। तो इसका आंसर बी और डी होगा, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। उपकला उत्तक एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्यतम पृष्ठों को आच्छादित किए हुए हैं। उपकला उत्तक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जीवा, वृक्क, नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आँख, कान में पाया जाता है। तो उपकला उत्तक किस किस अंग में? तो देखिएगा, वृक्क में पाया जाता है, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आँख, कान आदि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आर्द्र ज्वर मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आर्द्र ज्वर मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, टाइफाइड और हैजा किसके कारण होता है? मतलब जब बीमारी है टाइफाइड और हैजा होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। और टीबी, प्लेग और निमोनिया होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। टिटनेस और कोढ़ से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया और काली खांसी से तो श्वास नली प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कार्बनिक कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें, इसमें देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। उर्वरक, शाकनाशियों और कीटनाशियों के रूप में रसायनों को अधिकतम प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट और जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी दिया है, कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों और जैव क्रमों में अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कार्बनिक कृषि में कार्बनिक खादों का और पुनर्चक्रित फार्म अवशिष्ट और जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम तथा कार्बनिक खाद और कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक खाद जैसे नील हरित शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग बहुत कम किया जाता है, लेकिन कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक खाद ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? यानी कि कौन सी क्रिया होती है तो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए दिया है श्वसन में से, ऑप्शन बी दिया है ज्वालामुखी उद्भेदन से, ऑप्शन सी है कार्बनिक पदार्थों का क्षय से, ऑप्शन डी दिया है प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी मुक्त करते हैं। पृथ्वी और कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सवर्णी पौधे को चुनिए। ऑप्शन ए है काई, ऑप्शन बी है लीवरवर्ट, ऑप्शन सी है हर्नवर्ट, ऑप्शन डी है फर्न। तो सवर्णी पौधों में फर्न सवर्णी पौधा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्न एक अपुष्पक सवर्णी पौधा है। सवर्णी पौधे उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्नित ऊतक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्पाइरोगामा निम्नलिखित शैवाल में से किसका उदाहरण है? स्पाइरोगाइरा किस शैवाल का उदाहरण है? तो हरा शैवाल का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरा शैवाल। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। स्पाइरोगाइरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा शैवाल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। और यह किस क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है। और इसकी कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? तो विश्व भर में लगभग 400 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। स्पाइरोगाइरा किस रंग का शैवाल है? तो हरे रंग का शैवाल है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और यह किस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। और दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसका
अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से शैवाल किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए दिया है डाइटम, ऑप्शन बी दिया है राइजोपस, ऑप्शन सी है फ्यूनेरिया, ऑप्शन डी है अमीबा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डाइटम, शैवाल का उदाहरण है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, डाइटम एकल कोशिका वाले शैवाल हैं। यह कांच से बने घरों में पाए जाते हैं और ये पारदर्शी होते हैं और ओपुलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो एकल कोशिका वाले शैवाल कौन से हैं? तो डाइटम है। यह कांच के घरों में बने पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है माइकोरिल्जर फंगी, ऑप्शन बी है ब्लू ग्रीन शैवाल, ऑप्शन सी है बैसिलस थुरिनजेंसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त 1 और 2। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।